तो कथन पर अपन ने चर्चा की। अब दूसरा जो तत्व है नाटक का वह है पात्र। भारतीय आचार्यों ने नाटक के पात्रों को नाटक नायिका, प्रतिनायक, पीठमर्द, विदूषक, द्वितीयिका आदि वर्गों में विभाजित किया है। अब आप नाटक नायिका को तो, नाटक में नायिका को तो जानते हैं, नायक को भी जानते हैं। प्रतिनायक क्या होता है? प्रतिनायक का मतलब खलनायक, अर्थात जो हर एक पिक्चर में या नाटकों में सब में जो विपरीत भूमिका निभाता है उसे खलनायक कहते हैं। और पीठमर्द, विदूषक ये वो हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपका बीच बीच में मनोरंजन करते हैं। और दूती का जो इधर से बातों को उधर ले जा करके कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। नेता शब्द नी धातु से बना हुआ है। नायक को नेता कहा जाता है और जिसका अर्थ है ले चलना, जो कथा को लीड करे, जो कथा को आगे बढ़ाए, फल की ओर ले जाता है, उसे नेता कहते हैं। फल प्राप्ति नायक को ही होनी चाहिए। कई बार नाटकों या उपन्यासों में यह पाया जाता है कि बहुत कठिन ये स्थिति आ जाती है कि वहां नायक कौन है पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नायक आखिर में है कौन। तो इस स्थिति में कई बार तो जानकर के भी किया जाता है कि नाटकों में पहचान बड़ी मुश्किल या कर दी जाती है, लेकिन अक्सर पहचान लिया जाता है। आचार्य गुलाब राय जी के शब्दों में अगर अपन बात करें तो नायक जानने का यही साधन है कि हम देखें कि कथा का फल किसके साथ लगा हुआ है, अर्थात फल प्राप्त किसको हो रहा है। अब अभी अभी आपने रामायण देखी है तो रामायण में आपको पता है कि कथा का फल राम के साथ जुड़ा हुआ है। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, इनके साथ मूल कथा का फल नहीं जुड़ा हुआ है। प्रासंगिक कथाओं के, छोटी कथाओं के फल उनको मिल जाते हैं, लेकिन मूल कथा का जो फल है वो राम को मिला हुआ है। इसलिए राम ही उसका नेता होगा, नेतृत्व करता होगा, नायक होगा। तो उनके साथ जो फल जुड़ा हुआ है उससे नायक की पहचान अपन कर सकते हैं। श्रोता, दृष्टा या पाठक जिसके उत्थान या पतन में अधिक से अधिक रुचि रखते हैं, फल हमेशा मूर्त नहीं होता। प्रतिज्ञा का पूर्ण होना भी एक प्रकार का फल होता है। चारित्रिक दृष्टि से नायक के 4 प्रमुख भेद किए जाते हैं। तो पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर वापस उन भेदों को चर्चा करते हैं। पहला नायक होगा धीरोदात्त, दूसरा धीर ललित, तीसरा धीर प्रशांत, चौथा धीरोदात्त। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। धीरोदात्त सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का व्यक्ति होता है, उसका चरित्र उदार होता है और उसमें शक्ति के साथ साथ क्षमा तथा दृढ़ता और आत्मगौरव के साथ विनय और निर्भासिता रहती है। उसके उदाहरण रामचंद्र हैं। धीर ललित कोमल स्वभाव का होता है तथा इसमें रसिकता एवं कला प्रेम का उन्मेष अधिक पाया जाता है। श्रृंगार रस प्रधान नाटकों का नायक धीर ललित होता है, जिसमें श्रृंगार की प्रधानता होती है, वह नाटक में धीर ललित होता है। और धीर प्रशांत कौन सा होता है? जो संतोषी, विनम्र एवं शांत स्वभाव का होता है, उसे धीर प्रशांत कहते हैं। तो आपको समझ में आया, एक तो धीर प्रशांत हो गया, एक धीर ललित हो गया, एक धीरोदात्त हो गया। कुटिल, नीतिज्ञ, कपटी एवं प्रचंड व्यक्तित्व वाले नायक को धीरोदात्त की कोटि में रखा जाता है। धीरोदत्त, धीर उद्दत, दोनों में फर्क ये कर लें। धीरोदात्त जो सबसे उच्च कोटि का है और धीरोदत्त ये उच्च कोटि का नहीं होता है। ये नायक वर्गीकरण आधुनिक परिस्थितियों मनोविज्ञान की दृष्टि से कहाँ तक उचित है, ये हर जब युग बीतता है तो उसके साथ साथ ये सब चीजें बदलती जाती हैं। आज इन को कई बार आप फिल्म देखते हैं, उसमें पूरी पूरी कहानी ही खलनायक प्रदान होती है। अब खलनायक प्रदान यदि कोई कहानी है तो उसे भारतीय साहित्य शास्त्र के लोग बाग तो बड़ा तकलीफ में आएंगे कि खलनायक प्रदान कैसे बताया जाए, जबकि ये तो नायक प्रदान होनी चाहिए। लेकिन होता है, आजकल बदल रहा है दृश्य, क्योंकि पढ़ने वाले, लिखने वालों का जब टेस्ट बदलता जाता है तो कुछ प्रयोग होते जाते हैं, उन प्रयोगों को सफलता मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से नाटक में भी इसी तरीके के प्रयोग होते जाते हैं, आम बात है जो प्रयोग इस तरीके से हो जाते हैं। नायिका के भेदोभेद को भी संस्कृत या हिंदी के आचार्यों ने पर्याप्त विस्तार दिया है। विशेषतः श्रृंगार रस के नाटकों में नायिका की अधिक महत्व दिया है। अतः श्रृंगार व प्रेम की परिस्थितियों, अवस्थाओं में भाव दशाओं के दृष्टिकोण से नायिका के सहस्त्राधिक भेद किए हैं, बहुत अधिक भेद किए हैं। सबसे पूर्व सामाजिक स्थिति के आधार पर नायिका के 3 भेद किए गए हैं, स्वकीय, परकीय और सामान्य। ये 3 भेद, स्वकीय,
परकीय और सामान्य किया है। इनमें भी प्रत्येक नायिका की अवस्था के अनुसार 3-3 अवान्तर भेद और कर दिए हैं, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। ये फिर और अलग से भेद कर दिए, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। यानी पहले तो भेद कौन कहा से किया, स्वकीय, परकीय और सामान्य, और उस पर फिर आगे और भेद कर दिए, कौन कौन से कर दिए, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा। इनके भी अनेक अवान्तर और भी भेद, ये तो आप सभी जानते हैं। नायकों के तो भेद विचारों के बहुत सीमित होते हैं, सारे भेद नायिका के होते हैं। नायिकाएं प्रधान हैं सारी चीजों में, तो उनके भेद पे भेद आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त नायिका की परिस्थितियों के अनुसार भी स्वाधीन, पथिक, वासंग सज्जा, उत्कंठिता, अभिसारिका, विप्रलब्धा, खंडिता, कलहहारिता, प्रत्यय उत्पत्ति का, प्रोषित पति का, आगत पति का आदि बहुत सारे भेद किए गए हैं। नायिका भेद प्रारंभ में काम शास्त्र और नाट्य शास्त्र का विषय था, लेकिन बाद में ये साहित्य में भी आ गया, किंतु आगे चलकर ये काव्य शास्त्र और काव्य रचना का आधार बन गया, जिससे इसका भेदों भेद में पर्याप्त विस्तार हुआ है। नाटक की सहायता करने वाले प्रमुख पात्र को पीठ मर्द तथा उसका विरोध करने वाले को प्रतिनायक कहा जाता है, यानी कि खलनायक कहा जाता है। संस्कृत के नाटकों में एक विशेष पात्र हास्य रस की दृष्टि से रखा जाता है, जिसे विदूषक कहते हैं। विदूषक कॉमेडियन बीच में जो इसमें जो आते हैं, वो कहानी को रोचकता प्रदान करते हैं। कई बार कहानी बड़ी नीरस होती जाती है, या कई बार बहुत ज्यादा किसी एक रस का परिपाक हो जाता है, यानी वीर रस ही वीर रस में चल रहा है और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा परिपाक हो जाएगा तो बड़ी मुश्किलात हो जाएगी। ऐसी स्थिति में फिर वहां पर विदूषक को या दूसरे को प्लांट करके उस रस को थोड़ा सा कम किया जाता है, ताकि बाकी रसों का भी उद्रेक हो सके, उनकी भी रस निष्पत्ति हो सके। ये पूरा ध्यान रखना जरूरी है। तो पीठमर्द जो कहानी को समानांतर साथ साथ चलाता है, और प्रतिनायक यानी कि जो खलनायक है। नायक का कोई मुंह लगा अंतरंग मित्र हो सकता है, जो इस तरह की कॉमेडी कर सकता है, अपनी मूर्खतापूर्ण उक्तियों द्वारा हास्य रस का संचार करता है, और कभी कभी विदूषक नायक की गंभीर परिस्थिति में सहायता करके श्रद्धा का पात्र भी बन जाते हैं। कभी कभी पूरी कहानी को आखिरी में जब नायक फंस जाता है, और ऐसी स्थिति में उसका जो कॉमेडियन फ्रेंड है वही उसको बचाता है आखिरी में, तो कई बार कॉमेडियन के साथ साथ उसका बड़ा अच्छा रोल भी वहां हो जाता है। पाश्चात्य नाटकों में भी पात्रों के चरित्र चित्रण को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। भारतीय नाटकों में प्राय पात्रों का चरित्र आदि से लेकर अंत तक एक जैसा दिखाया जाता है, जबकि आधुनिक नाटकों में पात्रों की मानसिक संघर्ष का चित्रण करते हुए भी उनका चरित्र का उत्थान या पतन दिखाया गया है। पहले ये मनोविश्लेषणवाद या मनोवैज्ञानिकवाद नाटक में या साहित्य में बहुत कम स्थान प्राप्त करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इस चीज का विकास हुआ, फ्राइड ने, अज्ञे ने बहुत सारी चीजों को मनोविश्लेषणवाद में, जैनेन्द्र ने, इन सब चीजों ने मनोविश्लेषणवाद को जब महत्व देने लगे, तो नाटक में भी इस तरह के पात्रों का सृजन होने लगा, जो बहुत सारे मन के, जैसे आधे अधूरे मोहन राकेश का जो नाटक है, वो पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक आधार पर लिखा गया है। बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन कितनी महत्वाकांक्षा किस किस तरीके से पात्रों को जन्म दे सकती है, ये सब उसमें बताया गया है। तो इस तरीके से चरित्र चित्रण बदलता जाता है। नाटक में पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने का जो आधार अगर अपन देखते हैं तो 3 साधन है। कथोपकथन के द्वारा चरित्र को विकसित किया जा सकता है, स्वगत कथन के द्वारा किया जा सकता है, और क्रियाकलापों के द्वारा चरित्र का विकास किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पात्रों की वेशभूषा, विभिन्न चेष्टाओं आदि से भी उसकी चारित्रिक प्रवृत्तियों का पता चलता है कि ये किस तरीके का पात्र है। जैसे आप लोग देखते हैं फिल्मों में विलेन का रोल कर दिया जाता है, किसी की आंख पे पट्टी बांधी जाती है, कोई बिल्कुल भारी भरकम सा होता है, बड़ा अजीब सा, वेशभूषा भी बड़ी अजीब सी होती है, उससे अपन पहचान जाते हैं कि ये हीरो नहीं है, ये विलेन है। ठीक है। अब तीसरे तत्व की बात करते हैं अपन, रस। यानी एक बार कथोपकथन की बात कर ली, फिर चरित्र चित्रण की बात कर ली, अब तीसरा जो रस तत्व है वो रस है नाटक का। भारतीय काव्य शास्त्रीय साहित्य के सभी अंगों का प्रमुख उद्देश्य पाठकों को रसानुभूति कराना है, अर्थात उसको साधारणीकरण करते हुए उनके मन में किसी भी प्रकार की कुंठाओं का विरेचन करना है, और उसको बिल्कुल शांत प्रकृतिमय बनाना है। यही साहित्य का मूल उद्देश्य है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में साहित्य की सभी अंगों का प्रमुख उद्देश्य पाठकों को रसानुभूति प्रदान करना है। यदि आचार्य भरत मुनि ने भी नाट्य रचना का लक्ष्य रस निष्पत्ति स्वीकार करते हुए
रस सिद्धांत पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। उन्होंने विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी है। विभाव, अनुभव, संचारी भाव, संयोग, रस निष्पत्ति, ये बात कहते हैं वो, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है भरत मुनि जी के कि इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस सिद्धांत का आधार मानसिक क्रियाएं व भावोत्पत्ति संबंधी सूक्ष्म ज्ञान है, अतः इनका मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा संबंध है। मनोविज्ञान शास्त्र के विद्वान R.M. वुडवर्थ महोदय ने यह बताया कि भावोत्पत्ति के संबंध में 4 बातें विचारणीय निश्चित की हैं। भाव को प्रेरित करने वाला व्यक्ति या पदार्थ, जिसे आलंबन कहते हैं, और भावोत्तेजित करने वाले व्यक्ति के अंग प्रत्यंगों की अवस्था जो संचारी भाव के रूप में आती है, और बाह्य परिस्थितियां जो भाव को उद्दीप्त करती है, इन्हें हम क्रमशः भाव, आलंबन विभाव, अनुभाव और उद्दीपन विभाव कह सकते हैं। आलंबन विभाव, अनुभाव और उद्दीपन विभाव कह सकते हैं। श्री शेंड और मैक्सगल ने ये बताया कि इन दोनों भेदों में प्रतिपादन किया है इमोशन और सेंटीमेंट। इमोशन और सेंटीमेंट। भारतीय काव्य में आचार्यों ने भी भावों का वर्गीकरण संचारी भाव और अस्थायी भाव के रूप में प्रकट किया, जो क्रमशः इमोशन और सेंटीमेंट से गहरा साम्य रखते हैं, क्योंकि अस्थायी भाव जो होते हैं वो सेंटीमेंट के रूप में डेवलप होते हैं और बाद में वो वहां से गायब हो जाते हैं। इमोशन के कारण ऐसा होता है क्योंकि इमोशन अपना एक स्थायी भाव है जो मन में रहता है, लेकिन उस समय सेंटीमेंट जो डेवलप हो जाता है उसका, वो कुछ समय बाद खत्म हो सकता है। कुछ समय बाद में दूसरा सेंटीमेंट डेवलप हो सकता है, क्रोध का सेंटीमेंट डेवलप हो सकता है, प्यार का सेंटीमेंट डेवलप हो सकता है। किसी भी एक जो भाव अपने मन में है उनमें से किसी का भी उत्कर्ष हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद में वह अस्थायी भाव रहता है, वो चला जाता है। वस्तुतः रस सिद्धांत मनोविज्ञान के गूढ़ तत्वों एवं सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर आश्रित है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को लेकर भी भारतीय आचार्यों ने इसकी सूक्ष्म मीमांसा की है तथा अनेक नए नए विचार प्रस्तुत किए हैं। इस क्षेत्र में सर्वश्री भट्ट लोलट, शंकुक भट्टनायक, अभिनव गुप्त, धनंजय, जगन्नाथ, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, गुलाब राय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, जो नाटक के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है, अभिनेताओं के कुशल अभिनय के कारण दर्शक गण नाट्य रचना के मूल भाव में इस प्रकार तन्मय हो जाते हैं कि वे अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। उनका नाटककार एवं उनके द्वारा चित्रित पात्रों की आत्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है। इसी प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण द्वारा एक अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंदानुभूति का दूसरा नाम ही रस है। साधारणीकरण का मतलब है हम उस नाटक में उस पात्र के साथ इतने तन्मय हो जाते हैं, यदि वह दुख पाता है तो हम रोने लगते हैं, और यदि वह सुख पाता है तो हम प्रसन्न होने लगते हैं। हम फिल्म देखते हैं, पुराने जमाने में आप लोगों ने कोई फिल्म देखी, हम आपके कौन, उसमें वो जो पात्र है उसकी पत्नी मर जाती है तो पूरा थिएटर रोने लगता है, भाव अभिव्यक्ति हो जाती है। यदि हम रामायण के प्रसंग में देखें तो जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है और शक्ति लगने से वो घायल हो जाता है, ऐसे में राम जिस तरह से विलाप करता है तो देखने वाले बहुत सारे लोगों को बड़ी पीड़ा होती है। अब राम से तुरंत उनका कोई संबंध इस समय नहीं है, उनका वो भाई इस समय नहीं है, बंधु नहीं है और कुछ नहीं है, लेकिन उस पात्र के साथ उसकी तन्मयता इतनी हो गई कि वह रो रहा है तो देखने वाला भी रो रहा है। इस अवस्था में अगर आ जाता है तो इसका मतलब साधारणीकरण है। साधारणीकरण जैसा नायक करने लगता है वैसा ही हम करने लग जाएं उसी भाव के साथ, तो वह साधारणीकरण है, और यही रस की निष्पत्ति। रस सिद्धांत ने भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि के भी अनेक सूक्ष्म भेद किए हैं। भाव या स्थायी भाव मुख्यतः 9 माने गए हैं। भाव या स्थायी भाव मुख्यतः 9 माने गए हैं। कौन कौन से? रति, रास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। दोबारा ध्यान दें, कौन कौन से भाव माने गए हैं? 9 भाव जो मुख्यतः माने गए। स्थायी भाव 9 हैं: रति, रास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। इन्हीं से क्रमशः इन 9 रसों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि 9 रस प्रधान। अब 9 रस कौन कौन से हुए? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक,
विभत्स और अद्भुत और शांत रस। 9 रस वापस याद करें, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो स्थायी भाव और उनके 9 रस हो गए, 9 स्थायी भाव तो 9 उनके रस हो गए। नाटक के लिए रस को अनुपयुक्त माना गया है। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। जिसके देखने से, जिसके आधार लेने से हमें वह भाव उत्पन्न हो जाता है, वह आलंबन है। यदि राम सीता को देख करके उनके मन में उनके प्रति प्रेम का भाव आता है तो सीता आलंबन है। और आसपास की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जो उनके प्रेम को प्रस्फुटित करती हैं, वो सब उद्दीपन का कार्य करती हैं। अनुभवों के भी अनेक उपभेद किए गए हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और सात्विक। ये सात्विक अनुभव 8 माने गए हैं: स्तंभ, स्वेद, प्रत्यय, रोमांच, वैवर्ण्य, रंग फीका पड़ जाना, और वेपथु, कांपना, अश्रु, वैवर्ण्य, स्वर का बदल जाना। देखिए यहाँ जब अपन इस तरह के अनुभव आते हैं तो अनुभव में शारीरिक, मानसिक और सात्विक। तो शारीरिक, मानसिक तो सामने दिख जाता है। शारीरिक तो हलचल ऐसे हो जाएगी, अचानक से पात्र बैठ जाएगा, अचानक से चिल्ला जाएगा, तो पता चल जाएगा कि किस तरह से उसके अनुभव में परिवर्तन हुआ है। मानसिक रूप से कुछ ऐसा बोलेगा। लेकिन जो सात्विक भाव हैं वो कई बार ऐसा लगता है कि बड़ी बारीकी से पहचानने पे पता चलता है। कैसे पता चलता है? जैसे अचानक से उसमें पसीना आ जाए, अचानक से बोलते बोलते आवाज लड़खड़ा जाए, अचानक से बोलते बोलते गला रुंध जाए। तो इस तरह के जो अचानक से परिवर्तन आते हैं वो सात्विक भाव के कारण आते हैं। स्तंभ, खड़े के खड़े रह जाना, स्वेद, पसीना आ जाना, प्रलय, रोने लगना, रोमांच का हो जाना, और अचानक से रंग फीका पड़ जाता है। कई बार कहते हैं ना उसका तो एकदम रंग ही फीका पड़ गया, मुंह उतर गया। वो एक अभिव्यक्ति है अनुभव की। कांपने लग जाना, और कई बार होठ कांपने लग जाते हैं, पूरा शरीर कांपने लग जाता है और आवाज लड़खड़ा जाती है। ये सारे भाव अनुभव के रूप में परिणत होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 निर्धारित की गई है, किंतु इनसे भी अधिक हो सकते हैं। जो संचारी भाव बार बार आएंगे, उठेंगे, गिर जाएंगे, उस तरीके के साथ साथ चलते रहते हैं। अब नाटक के चौथा तत्व अभिनय। चौथा तत्व अभिनय। साहित्य की दूसरी विधाओं और नाटकों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जहां अन्य विधाओं की रचना पठन या श्रवण के उद्देश्य से होती है, वहां नाटक की रचना दर्शन के निमित्त होती है। नाटक श्रव्य या पाठ्य नहीं अपितु दृश्य काव्य है, और उसे दृश्य काव्य में परिणत करने वाला प्रमुख तत्व अभिनय है। अतः कहना न होगा कि नाटक का कार्य महत्वपूर्ण है, जो प्रस्तुति करता है, लोगों को नाटक करके, अभिनय करके बताता है और उसकी पूर्व भावना को प्रकट करता है। बाकी को हम खुद पढ़ करके आनंद की अनुभूति ले सकते हैं। नाटक खेलने वाले पात्र या अभिनेता रंगमंच पर उपस्थित होकर जो रूप परिवर्तन, चेष्टाएं, वार्तालाप आदि करते हैं, वह सब अभिनय के अंतर्गत लिया जाता है। अभिनय को 4 प्रकार का माना गया है: आंगिक, वाचिक और आहार्य और सात्विक। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक 4 प्रकार का यह अभिनय होता है। अंग से अभिनय हो गया, शब्दों से अभिनय हो गया। तो इस प्रकार ये 4 तरीके के हैं। आंगिक के भी अनेक भेद किए गए हैं: शरीर, मुखज, चेष्टाकृत। आंगिक अभिनय के अंगों के संचालन के भिन्न भिन्न प्रकार निश्चित किए गए हैं। प्रत्येक रस के अंगों का संचालन उसी के अनुरूप होता है। जैसे वीर रस आए तो अचानक से हाथ और भुजाएं फड़कने लगती है, हाथ उड़ जाता है, तो ये वीर रस की भावनाएं होती है। और जैसे श्रृंगार रस की बात आती है तो आंखें झुक जाती हैं। इस तरह के परिवर्तन पात्र जो नायक नायिकाएं हैं उनमें होने लगते हैं। अभिनय में पात्रों के संभाषण आदि का, संभाषण यानी बोलने की कला आदि का विवेचन किया जाता है। भरत मुनि के पात्रों के स्तर एवं उनकी शिक्षा के अनुकूल भाषा में संभाषण की आयोजना का समर्थन किया है। आहार्य के अंतर्गत पात्रों के रूप, आकृति, वेशभूषा, आभूषण आदि पर विचार किया गया। उनका साज सज्जा कैसी है, किस तरह के आभूषण पहने गए हैं, इससे देश काल परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाता है। मान लीजिए आज हम किसी नाटक का मंचन कर रहे हैं जो कि अकबर के समय का है, या उससे पहले स्कंदगुप्त जिस तरह के नाटक है उनका यदि मंचन कर रहे हैं और उन्हें आज की वेशभूषा पहना दी जाए तो पात्र का समन्वय नहीं हो सकता है, पात्र उस पात्र में नहीं घुस सकता है। इसलिए उनकी जो ड्रेस डिजाइनिंग भी उसी शताब्दी की होगी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी की ही ड्रेस डिजाइन होंगी, और उसी तरीके के आभूषण उन्हें पहनाए जाएंगे। आजकल के डिजाइनर आभूषण उन्हें नहीं पहनाए जा सकते।
न डिजाइनर कपड़े पहनाए जा सकते हैं, उसी समय के कपड़े जिस तरह के वो दिखते होंगे, ताकि पात्र को साथ साथ उस पात्र को जिया जा सके और साथ में जो देखने वाला है वह कुछ समय के लिए उन परिस्थितियों में पहुंच जाए, और उन परिस्थितियों में पहुंच जाएगा तो ही उस नाटक का वह आनंद ले पाएगा। इसीलिए उनके वेशभूषा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मूंछों की सजावट हो गई और भी कुछ आपका साफा बांधने का तरीका हो गया, ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती है, जिससे ये पता चलता है कि अपन को किस तरह का अभिव्यक्ति वहां पर किया गया है। जैसे विलेन की अपनी ड्रेस होती है, विदूषक की अपनी ड्रेस होती है। अब विदूषक की ड्रेस और राजा की ड्रेस में दोनों में तो फर्क होता है। अब बच्चों की उस समय की, जैसे आजकल के बच्चियां हैं या जो नायिकाएं हैं जो बालों को खुला रख सकती हैं, लेकिन उस समय राजा महाराजाओं का नाटक का मंचन किया गया है, तो हो सकता है 2 चोटी 3 चोटी 1 चोटी के रूप में आया जाए। तो ये जो परिवर्तन है देश काल के रूप में ये बताया जाता है। सात्विक अभिनय के अंतर्गत स्तंभ, स्वेर, अश्व आदि की चर्चा की जाती है। अभिनय में सबसे अधिक कठिन सात्विक अभिनय है, क्योंकि अभिनय करते करते अपने शरीर में पसीना ला देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभिनय करते करते शब्द पर तो आप जो चाहे बोल सकते हैं, भाव में अपने हाथ पे हिलाना वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अचानक से शरीर में पसीना ला देना, ये उस पात्र के साथ जीने की अवस्था आ जाती है। यदि पात्र में हम पूर्णतः घुस जाएं तो ऐसी स्थिति में हमें, जब उस पात्र को डर लग रहा हो, युद्ध की विभीषिका हो, अचानक उस पात्र को डर लग रहा हो तो उसको पसीना आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर नाटक में भी पैदा हो जाए, और जो यहाँ जो नाटक खेल रहा है वह भी अपने आप को उसी स्थिति में माने और बहुत दुख की अवस्था में या किसी भी अवस्था में आकर के ऐसा लग रहा है कि वो कांप रहा है, पसीना आ रहा है, तो वो प्रकट होना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल भाव है, इसे प्रकट करना बहुत मुश्किल है। फिल्मों के क्षेत्र में अश्रु आदि के लिए तो अनेक कृत्रिम विधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में नाटक पे ये सब चीजें प्रयोग करना बड़ा मुश्किल कार्य है। पांचवा एक नाटक का जो तत्व है, वृत्तियां। कुछ विद्वान वृत्ति और शैली के समान अर्थ में ग्रहण करते हैं, जो ठीक नहीं है। शैली का संबंध मुख्यतः नाटक वस्तु के बहिरंग, नाट्य वस्तु का जो बहिरंग भाग है उसके भाषा से संबंधित है, जबकि वृत्ति उसकी मूल प्रकृति से संबंध रखती है। वृत्तियां 4 बताई गई है: कैशिकी, सात्विकी, आरभटी और भारती। कैशिकी में श्रृंगार, हास्य, गीत और नृत्य का बाहुल्य रहता है। सात्विकी के शौर्य, दान, दया आदि वीरोचित कार्यों का निरूपण रहता है। और आरभटी में माया, इंद्रजाल, जो नाटक ऐसे होते हैं जिनमें पूरा सस्पेंस के अलावा बहुत ज्यादा जादू टाइप का कुछ होता है, जैसे पहले चंद्रकांता संतति आते थे, उनमें उस तरीके का रहता है। तो संग्राम, क्रोध, संघर्ष, घात प्रतिघात आदि का निरूपण किया जाता है। आजकल वैसे देखा जाए तो जिस तरह के नाटक टीवी पर आते हैं उनमें पूरी वेशभूषा पहन के घर गृहस्थी की बात बताई जाती है, और घर गृहस्थी में हर पात्र, हर रिलेटिव एक दूसरे का दुश्मन है, वो उसको मारना चाहता है, कोई सांप के रूप में बन जाता है, कोई किसके रूप में बन जाता है। तो ये सब चीजें उस आरभटी का एक प्रकार है जो आजकल टीवी पर आ रहा है। आधुनिक नाटकों और फिल्मों का भी इन वृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रेम और रोमांस संबंधी, समाज सुधार एवं देश से प्रेम से संबंधी, जासूसी एवं रहस्य परक, मारकाट संबंधी चलचित्रों की क्रमशः कैशिकी, सात्विकी, आरभटी और भारती में रखा जा सकता है। आधुनिक युग में पाश्चात्य नाटककारों इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि के प्रभाव से भारतीय नाटकों के स्वरूप में पर्याप्त विकास हुआ है। अब नाटकों में ऐतिहासिकता या ख्यात वृत्त के स्थान पर कल्पित आख्यानों को स्थान अधिक दिया जा रहा है। दूसरे नाटक का नायक और महापुरुष का उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, यह भी आवश्यक नहीं है। तीसरे, व्यक्ति या व्यक्ति के प्रति द्वेष की अपेक्षा सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह अधिक दिखाया जाता है। और चौथे प्रकार का बाह्य संघर्ष की अपेक्षा आंतरिक या मानसिक संघर्ष को प्रधानता दी जा रही है, क्योंकि आज की स्थिति में, इस भागती दौड़ती जिंदगी में, भौतिकवादी जिंदगी में इंसान मन से ज्यादा लड़ रहा है। गीता में भी कहा गया है कि ये युद्ध, अर्जुन को कहते हैं कृष्ण, कि ये सारा युद्ध मन में लड़ा जाएगा पहले, और जब मन से, उस मन के सारे विकारों पर आप विजय प्राप्त कर लोगे, उसी के बाद में इस भौतिक युद्ध की विजय प्राप्त कर सकते हैं। मन के हारे हार और मन के जीते जीत, और उसी मन की अभिव्यंजनाओं को नाटक के रूप में आजकल परिलक्षित किया जा रहा है। और पांचवी, गीतों और स्वगत कथनों के द्वारा प्राय इनको हटा दिया जाता है। वस्तुतः आधुनिक नाटक चंपू
पद्य गद्य न रहकर विशुद्ध गद्य की श्रेणी में आ गया है। यद्यपि नाटक का प्राचीन स्वरूप बहुत कुछ लुप्त हो गया है या कहें कि विकसित अलग तरीके से हो गया है, किंतु चलचित्रों के रूप में उसमें एक ऐसा नवीन रूप प्राप्त किया है जो साहित्य के अन्य सभी अंगों को अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो गया है। विश्व स्वयं एक अद्भुत नाटक है और नाटक उसका भी एक नाटक है। अतः इनका सब भले ही देश काल के अनुसार परिवर्तित होता रहे, किंतु इसका आकर्षण सदैव ज्यों का त्यों बना रहेगा, क्योंकि नाटक हमेशा, चाहे वो फिल्मों के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, वह लोगों को ग्राही इसलिए होता है क्योंकि एक तो हम किसी चीज को पढ़ने के बाद के उसको समझे और फिर उसके साथ हमारा साधारणीकरण हो, तो ये सब प्रक्रिया हट जाती है। नाटक में सब कुछ प्रदर्शन इस तरह से करना है कि हम सिर्फ उसका आस्वादन कर सकें और साधारणीकरण की अवस्था में आ जाएं, और साधारणीकरण की अवस्था में आने से पाठक का, वो दर्शक का सब कुछ जो मन का विकार है वह सब निकल जाता है। इसलिए नाटक यानी आज आधुनिक काल की फिल्में कह सकते हैं उन्हें, ये सब महत्वपूर्ण हो गई हैं और ये सब काफी लोकप्रिय है बनिस्पत साहित्य की अन्य विधाओं के। तो ये था अपना नाटक के स्वरूप और रूप तत्व पर चर्चा थी, और अन्य विषयों पर फिर आगे अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।